हेलो एवरीवन, आई हार्टली वेलकम यू अगेन ऑन वर्सेस एकेडमी। आज की वीडियो में हम पहला सी प्लस प्लस का वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की। थोड़ा थ्योरेटिकल हो सकता है बट आपको ये सारे पॉइंट जानना ज़रूरी है कि आपका बेस क्या है और ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे सी प्लस प्लस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। इसका सी से क्या रिलेशन है, क्या जॉन स्टार्ट ने स्टार्ट किया था, उनका मेन कंसेप्ट क्या था, ये सारे पॉइंट्स को कहीं ना कहीं हम इसमें कवर करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेस पे कहाँ-कहाँ या कौन-कौन से एप्लीकेशंस में सी प्लस प्लस का यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 1 में जहाँ पे हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स की, उसमें हम पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे सी प्लस प्लस की। तो सबसे पहले पॉइंट में सी प्लस प्लस है क्या, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले सी प्लस प्लस क्या है, एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। व्हाई वी कॉल जनरल पर्पस बिकॉज जो भी जनरलाइज एप्लीकेशन है लाइक रिटेलर शॉप है या कोई कैलकुलेटर है, या कोई बेसिक सॉफ्टवेयर जो बनाना है जो जनरल लेवल पे यूज़ होते हैं, जनरलाइज यूज़ होते हैं, जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। तो अगर आप ऐसे कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर जो लैंग्वेज है वो है सी प्लस प्लस। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम जनरली बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज की, या जो भी हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं राइट अपनी नॉर्मल या इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो ये लैंग्वेज में ही हम कमांड लिख सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पहले हम ये समझ लेते हैं सो दैट कि आगे हमें समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये एक रफ आइडिया मैंने दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो एक प्रोग्रामिंग को जब भी हम बनाते हैं तो हम जो यूज़ करते हैं वो एक रफ लैंग्वेज है, राइट। एक रफ प्रोग्रामिंग जिसमें हम बात करते हैं किसकी, लो लेवल की। अब लो लेवल का मतलब ये था है कि डायरेक्टली अगर मशीन पे कोई कोड मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मुझे उस पर्टिकुलर कोड को लिखना होगा बाइनरी लैंग्वेज में या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फास्ट एग्जीक्यूशन तो होगा लेकिन एज ए प्रोग्रामर अगर मैं नोटिस करूँ तो प्रोग्रामर के लिए 0-1 कोड को याद रखना हर एक कमांड के लिए पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो हम क्या कहते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई हमें एज अ प्रोग्रामर थोड़ा सा आसान हो जाए, तो उसके लिए हम मूव करते हैं दूसरी लैंग्वेज पे जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। जनरली इस लेवल पे हमें निमोनिक कोड्स याद रखने होते हैं एज अ प्रोग्रामर, और उन्हीं कोड के बेस पे हम अपने कोड को या प्रोग्राम को राइट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये रहती है कि हमें एज अ प्रोग्रामर ये कोड लिखने में तो आसानी हो जाती है बट मशीन इस कोड को नहीं जानती। मशीन इस 0-1 के कोड को ही जानती है। तो हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और इसका नाम क्या है, असेंबलर। असेंबलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करे मशीन लेवल पे सो दैट कि मशीन उसे एग्जीक्यूट कर पाए। थर्ड, चूँकि हम एज़ अ प्रोग्रामर काफ़ी ज़्यादा लेज़ी भी होते हैं, तो हम चाहते हैं कि नहीं हमें थोड़ा-सा और आसान हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसे थर्ड लेवल पे लेकर जाते हैं जिसका नाम है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या जिसे हम अपनी लैंग्वेज में नॉर्मली लिख पाएँ। तो अभी निमोनिक कोड्स याद रखने में भी मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं मैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में ही यूज़ करना चाहता हूँ, तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि असेंबलर तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा था, तो हमें एक और टूल की रिक्वायरमेंट होगी जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाइलर, या फिर हम इसे यहाँ पे इंटरप्रेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन जो होता है वो इंटरप्रेटर में होता है, अदरवाइज ओवरऑल फाइल को अगर एक टाइम पे ही कंपाइल करना है तो हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं। तो कंपाइलर जनरली क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। तो हाई लेवल मतलब नेचुरल लैंग्वेज हमारी, और वहीं लो लेवल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि उसके बाद असेंबलर का रोल होता है कि वो लो लेवल में या फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली प्रोग्रामर की साइड से थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है क्योंकि प्रोग्रामर को कमांड याद रखना पड़ती है। वहीं मशीन काफ़ी ज़्यादा स्पीड से इसे एग्जीक्यूट कर देती है क्योंकि डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड होता है। वहीं अगर मैं हाई लेवल की बात करूँ तो प्रोग्रामर के लिए आसान है, काफ़ी ईज़िली वो राइट कर सकता है कोड को, बट इसे कन्वर्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है जिसके चलते ये प्रोसेस थोड़ा-सा टाइम कंज्यूम करती है, राइट? तो ये 3 चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो वापस से आते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम ऐसे अपने नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जॉन स्टस्ट ने बेल लैबोरेटरी में 1979 में इसको एस्टेब्लिश किया था, या इसको बनाया था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सटेंशन की, तो जनरली हम सी लैंग्वेज के एक्सटेंशन को ही सी प्लस प्लस कहते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे प्लस प्लस जो है ये बता रहा है कि ये एनहेंस्ड वर्जन है सी लैंग्वेज का, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है कि इंक्रीमेंटेड है या इम्प्रूव्ड वर्जन है सी लैंग्वेज का। सी प्लस प्लस एक्चुअली में कंबाइन करता है सी के फीचर्स को जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि फंक्शन के ऊपर फोकस करती है। वहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स को भी इसने कंबाइन किया है, जहाँ ऑब्जेक्ट के ऊपर या डेटा के ऊपर फोकस किया जाता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है, राइट। इसके बाद अगर मैं की फीचर्स की बात करूँ तो की फीचर्स में सबसे पहला जो फीचर आता है वो है फास्ट एंड एफिशिएंट।
चूँकि यहाँ पे हम कोड रीयूज़ेबिलिटी के फीचर्स को देखेंगे, जहाँ पे हम काफ़ी स्पीड से प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर्स को बना सकते हैं, कोड को बना सकते हैं। क्लोज़र होता है हार्डवेयर के, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें सी लैंग्वेज का भी टच है, और जिसे हम सी लैंग्वेज का एनहांस्ड वर्ज़न भी कह रहे हैं। लो लेवल पे मैनिपुलेशन भी किया जा सकता है मेमोरी का। ये एफिशिएंट भी होता है, जहाँ पे हम न्यू कीवर्ड या डिलीट कीवर्ड से रिलेटेड भी बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स क्या होते हैं, वो समूह करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, जहाँ पे कोड यूज़ेबिलिटी की बात की जाती है, पॉलीमॉर्फिज़्म, जहाँ पे एक नाम को लेकर हम कई सारे फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं या उसके इम्प्लीमेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। डेटा को कौन सा एसेंशियल फीचर है, कौन से डेटा को शेयर करना है, कौन सा हाइड करना है। इनकैप्सुलेशन में हम रैपिंग की बात करेंगे कि डेटा और मेमोरी फंक्शन सिंगल यूनिट में कैसे रैप किया जाता है। पोर्टेबिलिटी की बात करेंगे कि अगर मैंने एक बार कोड को लिख लिया सी प्लस प्लस का, तो उस कोड को मैं किसी भी मशीन पे रन करा सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा भी है, प्रोग्राम्स रिटन इन सी प्लस प्लस कैन रन ऑन एनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म। समहाउ कुछ मैनिपुलेशंस या मॉडिफाई करना पड़ता है, अदरवाइज मोस्टली टाइम पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है विंडोज़ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। रिच लाइब्रेरी सपोर्ट्स है, काफ़ी अच्छी हेडर फाइल्स यहाँ पे सपोर्ट होती हैं, साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज भी हैं, जिसके बेस पे हम जनरलाइज्ड टेम्पलेट्स का यूज़ करते हुए भी कोड को राइट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट कोड होते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ मल्टी पैराडाइम, जैसे कि मैंने कहा प्रोसेस ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड फीचर्स हैं, जेनेरिक प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो ये सारे के सारे पैराडाइम को सपोर्ट करता है। कंपाइल्ड लैंग्वेज है, यानी इसमें एक बार कोड को लिखा गया है तो डायरेक्टली उसे आप कंपाइल कर सकते हैं टू मशीन कोड। जनरली मैंने कहा कि बैकएंड पे हमारा ये असेंबलर भी काम करता है। तो फास्टर है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से, तो ये हमें पता होना चाहिए। हिस्ट्री की बात करें तो सी प्लस प्लस में मैंने कहा सबसे पहले 1972 की हम बात करेंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज यहीं बनी थी, जहाँ पे हमने डेनिस ऋषि की बात करी थी, और ये एटी बेल लैबोरेटरी में तैयार हुआ था। 1979 में जॉन स्टर्स्टॉप ने क्या किया था, सी लैंग्वेज विद क्लास के कंसेप्ट को इस्टेब्लिश किया, यानी इन्होंने सी के साथ कंबाइन किया क्लासेस के फीचर्स को, जिसके चलते इन्होंने 1983 में ऑफिशियली अनाउंस किया था सी प्लस प्लस लैंग्वेज को। 1990s में अगर मैं बात करूँ तो आंसी और आईएसओ से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स के साथ कंबाइन किया गया था सी प्लस प्लस लैंग्वेज को। इसके बाद लेटर ऑन कई सारे एडवांस फीचर्स के साथ कई सारे एडिशंस आए, 98, 03, 11, 14, 17 एंड 20, रिसेंटली 20 चल रहा है। तो ऐसे कई सारे फीचर्स थे, लाइक स्मार्ट पॉइंटर्स कंसेप्ट था, मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट थे, लैम्डास एक्सप्रेशंस थे, तो जिनके चलते नए नए वर्जन्स इनहेंस होते गए। फोर्थ पॉइंट में अगर बात करूँ तो सी प्लस प्लस हम क्यों सीखना चाहते हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। तो फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सी प्लस प्लस का। जनरली हम सी लैंग्वेज के आगे की बात कर रहे हैं, तो सी लैंग्वेज के बाद अगर मैं बात करूँ तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें वेरिएबल्स का कंसेप्ट होता है, लूप होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमें सी प्लस प्लस को टच में होते हैं। अदरवाइज सिर्फ वेरिएबल्स, अगर मैं लूप्स की बात करूँ तो यहाँ पे हम सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की भी बात करूँ तो यहाँ पे हमें सी प्लस प्लस की रिक्वायरमेंट होगी, और ये बेसिक फाउंडेशन लैंग्वेज रहेगी किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। इसके बाद सिस्टम प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो सिस्टम में प्रोग्रामिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इवन कई सारे ड्राइवर्स के पार्ट्स हैं, कंपाइलर्स हैं, जिनको सी प्लस में तैयार किया गया है। गेमिंग सॉफ्टवेयर्स की मैं बात करूँ तो गेमिंग सॉफ्टवेयर्स में गेम इंजन्स होते हैं, लाइक अनरियल इंजन सी प्लस में बने हुए, तो ऐसे कई सारे गेमिंग सॉफ्टवेयर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग्स की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो क्विज कॉम्पिटिशन्स हो या कोई भी एक्स वाई जेड कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हो, लाइक लीड कोड हो गया, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे जनरली हम स्टैंडर्ड टेबलेट लाइब्रेरी का यूज़ करके डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कोड को कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करके या फिर एफिशिएंट मैनर में यूज़ करके बना सकते हैं। परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जनरली बैंकिंग सिस्टम हो गया, सिमुलेटेड टूल्स हो गए, रियल टाइम सिस्टम्स हो गए, इनमें भी कहीं न कहीं क्रिटिकल एप्लीकेशंस के चलते हम सी प्लस का यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहाँ पे रियल डेटा के साथ हम डील करना चाहते हैं, और डेटा की सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सॉफ्टवेयर हो गया, फाइनेंस हो गया, गेमिंग हो गया, एम्बेडेड सिस्टम्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं किसको, अपनी सी प्लस प्रोग्रामिंग को। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मिडिल लेवल कहलाती है लैंग्वेज। रीज़न मिडिल लेवल लैंग्वेज होने का कि हम इस लैंग्वेज में बात करते हैं हाई लेवल की, यानी हाई लेवल के साथ-साथ मैं अपने यूज़र फ्रेंडली नेचर के लिए रखना चाहता हूँ, और लो लेवल यानी मैं हार्डवेयर पे मैनिपुलेशन भी करना चाहता हूँ। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है कि इसमें मिडिल लेवल लैंग्वेज के लिए। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, सी प्लस प्लस को, ना कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, समहाउ इसे हम क्या बोल रहे हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की बात करें तो हमने कहा एक बार हमने जो कोड को राइट किया, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाके उसे रन कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं आता है। समहाउ थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई इशू जनरेट नहीं होता है। स्ट्रक्चर्ड एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल्स एंड फंक्शन की, लेकिन जब हम सी प्लस प्लस में बात करते हैं तो क्लासेस अपने आप में एक मॉड्यूल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। और एक्सटेंसिबिलिटी की मैं बात करूँ तो एक्सटेंड कर सकते हैं हमारे कोड को, लाइक कोई क्लास है जिसके अंदर मैंने दो फंक्शंस रखे हैं, तो मैं उसमें एक और फंक्शन को ऐड ऑन कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर कोई क्लास है जिसके अंदर मेरे पास
दो फंक्शन है, उनमें से किसी एक और फंक्शन के साथ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं एक और क्लास को बना के इस पर्टिकुलर क्लास को क्या कर सकता हूँ, इनहेरिट कर सकता हूँ और यहाँ पे वो तीसरा फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। यानी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ और इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट नहीं होती है। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम की, किसी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हम किस तरह से एक प्रोग्राम को लिखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल करने के लिए मैं इस कोड को क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और फिर हम इसे वर्क कराएंगे अपने एडिटर पे। सो ये मैंने कोड को किया है कॉपी और हर एक पॉइंट को हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है। तो चलते हैं VS कोड के लिए। सो ये है VS कोड हमारा और हम सारे के सारे प्रोग्राम्स को VS कोड पे प्रीफर करेंगे। मैं इस कोड को हटा के इस कोड को रख रहा हूँ जो जस्ट अभी हमने कॉपी किया है। आई होप कि कोड आपको सभी को विजिबल होगा और यहाँ पे इस कोड को मैं रन करूँ तो इसमें आउटपुट क्या है वो समझते हैं। आई होप कि आउटपुट भी आप सभी को विजिबल होगा प्रॉपर। ओके, मैंने फाइल को सेव नहीं किया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ Ctrl+S से। देन इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करते ही हमारे सामने जो चीज़ हमें चाहिए वो विजिबल हो जाएगी। दिस फाइल एंड सेव। या डन, यहाँ पे आ गया हमारे पास हेलो एवरीवन वेलकम टू वर्चस एकेडमी फॉर C++ प्रोग्रामिंग। अब इस कोड के अंदर हो क्या रहा है वो ध्यान से समझते हैं, सो दैट कि हमें सारी कहानी क्लियर हो कि हम किस तरह से कोड के बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेडिंग सेक्शन। इसको हमने क्या कहा है, हेडिंग सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर जनरली हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं उन लाइब्रेरीज को जिनसे रिलेटेड हम ऑब्जेक्ट्स को या फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे यूज़ किया आईओ स्ट्रीम लिंकिंग के लिए। आईओ स्ट्रीम का मतलब है इनपुट स्ट्रीम, यानी यहाँ पे जो एक क्लास है जिसका नाम है आई स्ट्रीम क्लास, जिसके अंदर जनरली जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं वो है सी इन ऑब्जेक्ट, कंसोल इनपुट, राइट। वहीं एक ओ स्ट्रीम क्लास भी इसके पास ही अवेलेबल है और इस क्लास के पास जो है वो क्या है हमारे पास, सी आउट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी आउट ऑब्जेक्ट। तो हम चाहते हैं कि हम इन लाइब्रेरीज को अलग से इंक्लूड ना करें, इसका एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आईओ स्ट्रीम। तो इसको हम अपने टॉप सेक्शन में या लिंकिंग सेक्शन में मेंशन करते हैं। तो हमें जो भी इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करना है, आईओ स्ट्रीम। यहाँ पे हैश का मतलब क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसका मतलब मैं ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुका हूँ जो हमने इंस्टॉलेशन के समय समझी, बट एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। प्री प्रोसेस डायरेक्टिव कमांड जो जनरली कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले होती है। यहाँ से जब कंपाइलेशन स्टार्ट हो रहा होता है तब हे सिंबल देखते ही प्रोसेसर को कंट्रोल जाता है कि भाई ये जो इंक्लूड कमांड है ये प्रोसेसर के लिए, तो कंपाइलेशन से पहले प्रोसेस होनी है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, प्री प्रोसेस डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेस डायरेक्टिव के चलते जो कमांड मिल रही है वो प्रोसेसर के लिए है। प्रोसेसर क्या करेगा, फिर इस जो फाइल को इंक्लूड करने का काम करेगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंदर जैसे ही प्रोग्राम इंक्लूड हो जाएगा फिर कंपाइलेशन शुरू हो जाएगा यहाँ से, राइट, फर्स्ट लाइन से। कंपाइलेशन होने के बाद सेकंड लाइन जो है यहाँ पे वो है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मैं नहीं चाहता जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं स्टैंडर्ड मैं उनके लिए एसटीडी विद स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करूँ। मैं चाहता हूँ ग्लोबली सेक्शन पे मैं एक बार स्कोप को रिजॉल्व कर दूँ सो दैट कि मैं बार बार एसटीडी विद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ ना करूँ। तो यहाँ पे लिखा भी है अलाउ यूज ऑफ सी आउट एंड सी इन विदाउट एसटीडी विद स्कोप रेजोल्यूशन। तो मैं हर जगह पे सी आउट सीन जहाँ यूज़ करूँगा मैं एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। दैट्स वाई मैंने इसे टॉप पे मेंशन कर दिया ग्लोबल सेक्शन के अंदर, राइट। थर्ड लाइन जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है विच इज़ कॉल्ड मेन फंक्शन, और इसका जो प्रोटोटाइप है वो क्या है, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड विथआउट आर्ग्यूमेंट। यानी हम इस मेन फंक्शन को जब कॉल करवाने हैं प्रोसेसर से तो उसे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए गए हैं और हम उसे कह रहे हैं कि भाई जब आपका कंप्लीशन हो जाएगा तो आप हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे। दैट्स वाई आप नोटिस करेंगे कि मेन के लास्ट स्टेटमेंट से पहले हमने एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करा है। अगर प्रोसेसर को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होती है तो प्रोसेसर को क्लियर हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन का प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कोड रन हुआ है, राइट।
इसके अंदर सी आउट है, सी आउट हमने कहा कंसोल आउटपुट, जो कि अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के आगे जो ऑपरेटर है जिसको हम एंगल ब्रैकेट देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। इसका काम क्या है, ये जो आपने स्ट्रिंग दी है डबल कोट्स के अंदर, इस स्ट्रिंग को कंसोल विंडो पे या आउटपुट विंडो पे इंसर्ट करने का, सो दैट कि यूज़र को विजिबल हो कि ये मैसेज क्या है, राइट। तो डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे, ये मैसेज एज इट इज़ आउटपुट विंडो पे विजिबल होगा। जैसे हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा था, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्चस एकेडमी फॉर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमने इसे डबल कोट्स के अंदर मेंशन किया है। एक और बार मैंने इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ किया है, रीज़न मैं यहाँ पे ई एन डी एल कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, एंड लाइन कीवर्ड जिसे हम कहते हैं। रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ लाइन चेंज हो जाए। अगर लाइन चेंज नहीं करना है तो आप इसको हटा सकते हैं, अदरवाइज मैंने लाइन चेंज के लिए मैसेज दिया हुआ है, तो लाइन चेंज हो जाएगी इस मैसेज के प्रिंट होने के बाद। और फिर सेमीकोलन है, जो कि इस कंप्लीट सी आउट स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। टर्मिनेशन के बाद हम बात करेंगे किसकी, रिटर्न जीरो की। एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने के लिए मैंने रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, और इसकी इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है मेन को। तो जैसे ही मेन को रिटर्न वैल्यू होगी तो प्रोसेसर को क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मेन फंक्शन जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस तरह से ओवरऑल एक प्रोग्राम को कवर किया जाता है। कौन कौन से बेसिक एक्सप्लेनेशन है वो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा हैश इंक्लूड किया है मैंने किसके लिए, आईओ स्ट्रीम के लिए। रीज़न, हम इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है उसकी लाइब्रेरी को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो हमने आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड किया हुआ है। सेकंड, अगर हम बात करें यूजिंग नेम स्पेस की, तो हमें पता है कि जो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं उसके लिए मैं डायरेक्टली कॉल करना चाहता हूँ, मैं बार बार एस टी डी विद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने नेम स्पेस को यूज़ किया है। ये जनरली सपोर्ट करता है किसमें, आंसी स्टैंडर्ड्स के लिए, राइट। ये किसके लिए होता है, आंसी स्टैंडर्ड के लिए। तो टर्बो सी प्लस प्लस में कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं क्योंकि वो आंसी सपोर्ट नहीं करता है। तो वहाँ पे आपको कोशिश क्या करनी है कि आईओ स्ट्रीम जो है उसके साथ डॉट एच एक्सटेंशन यूज़ करें। इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। फाइल जो आप इंक्लूड कर रहे हैं उसके साथ डॉट एच एक्सटेंशन यूज़ करें, और सेकंड लाइन को इग्नोर कर दें। ये जो लाइन है टर्बो सी प्लस प्लस सपोर्ट नहीं होती, तो ये हमें पता होना चाहिए। थर्ड, अगर मैं बात करूँ मेन फंक्शन की, जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, जनरली इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंट्री पॉइंट फॉर एग्जीक्यूशन। यानी प्रोसेसर के लिए एंट्री पॉइंट क्या है, यही है, जहाँ पे सी प्लस के प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं। कंसोल आउटपुट, जहाँ पे आउटपुट विंडो पे हमें कोई मैसेज को प्रिंट करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड हुआ है यानी, तो उसके लिए हम एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करते हैं, सो दैट कि हम एज अ प्रोसेसर क्लियर हो कि हाँ, यहाँ पे प्रोग्राम कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। एट द एंड अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो कौन-कौन से एप्लीकेशन है मैं जनरली ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम बने हुए हैं सी प्लस प्लस में, गेमिंग सॉफ्टवेयर हैं, रियल इंजन लाइक एग्जांपल है, ब्राउज़र्स हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, इनके कुछ रेंडरिंग इंजन्स हैं जो यूज़ होते हैं। डेटाबेस सिस्टम है, मायएसक्यूएल, मोंगोडीबी, ऐसे कई सारे पार्ट्स जो हैं वो सी प्लस प्लस में बने हुए हैं। हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस हैं, फाइनेंस, सिम्युलेटर टूल्स हैं, तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो सी प्लस प्लस को कहीं न कहीं बेहतर इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमें कवर करना होता है, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं ऐसे कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं लेटर ऑन। आई होप कि आपको इस वीडियो से डेफिनेटली कोई ना कोई इंसाइट मिले होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंसाइट मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि आगे की जो भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।